हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में एक बार फिर से आपका। आज हम जो सीखने वाले हैं वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले हम लोगों ने प्लानिंग के बारे में सीखा था और आज हम सीखेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। बिजनेस को ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं। तो जिसने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लानिंग का, वो जरूर देख लें, क्योंकि प्लानिंग अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपको ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेप एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक स्टेप दूसरे का, हर एक फंक्शन एक दूसरे से लिंक है। अगर हम बोलेंगे कि पहले क्या करें, अगर किसी बिजनेस को चलाना होता है तो बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो मुझे दुकान चलाना है तो दुकान खोलने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है। जब हमारा प्लानिंग कंप्लीट होता है तब हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वहां पे ऑर्गेनाइजिंग की बात आती है। जैसे हमने बोला कि टीचर्स डे आपके स्कूल में मनाया जाता है और टीचर्स डे को ऑर्गेनाइज करना है, तो आप बहुत कुछ उसके लिए करते हो, ठीक है। पहले आप प्लान तैयार करते हो कैसे से करना है, फिर कैसे ऑर्गेनाइज होगा वो सब देखते हो। तो सेम वही प्रोसेस एक बिजनेस को लेकर मुझे पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रोसेस होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लाइव सेक्शन है और लाइव सेक्शन में आप मुझे देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट आज मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, ये जो चैनल से होता है, जो आप का लेक्चर से वो रिकॉर्ड होकर आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा 2 या 3 दिन में। तो आप वहां से ये लेक्चर्स देख के आप वहां से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग सीखने से पहले समझो कि ऑर्गेनाइज क्या होता है। बोलते हैं ना, ये चीज ऑर्गेनाइज कर दो, ये चीज ऑर्गेनाइज कर दो। मतलब हमने कहने का मतलब एक बिजनेस को लेकर सोचो। तब दिमाग में अगर बिजनेस की बात आएगी ना, तो वहां पे आप तुम लोग अच्छे से कर लोगे कि जब किसी बिजनेस को चलाना है, जब कोई बिजनेस हम चलाते हैं तो उसको चलाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ अलग अलग स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। उसके लिए एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। अगर वो एम्प्लॉय उस काम को अलग अलग स्टेप में करता है, अलग अलग प्रोसेस में करता है, तो वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। मतलब उसी को हम लोग ऑर्गेनाइज बोलते हैं। पूरा जो प्रोसेस होता है उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। समझ गया। तो प्लानिंग करने के बाद, हमेशा ध्यान देना, प्लानिंग करने के बाद मैनेजर का सेकेंड फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग करने के बाद मैनेजर का सेकेंड जो फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइजिंग, या हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग करना मैनेजमेंट का फंक्शन है। ऑर्गेनाइजिंग करना मैनेजमेंट का फंक्शन है, जो प्लानिंग करने के बाद आता है। समझ वहां पे जो प्लानिंग करने के बाद आता है। प्लानिंग में मैनेजर्स ने गोल सेट किया, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है। जब ये गोल्स उसका सेट हो जाएगा तो उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप अपनाएगा ऑर्गेनाइजिंग का। समझ रहे क्या बोला। प्लानिंग करने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले वो गोल्स को सेट करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेगा, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्यों करना है, कब करना है। अगर ये प्रोसेस वहां पे हो जाता है तब वो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फंक्शन पे आएगा, इस पे, ऑर्गेनाइजिंग पे। तो वही ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आज हम डिटेल्स जानने वाले हैं कि हमारा डिटेल्स क्या है और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को, ऑर्गेनाइजिंग और उसके इंपॉर्टेंस को। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में हम पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। ये हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है। हमने अभी बोला कि प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है। प्लानिंग करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, किसी भी इंडस्ट्री को चलाना है या किसी भी बिजनेस को चलाना है, तो सबसे पहले मैनेजर प्लानिंग करेगा, अपने गोल को सेट करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेगा और अपने एम को सेट करने के बाद जब वो पूरा उसका सेटअप हो जाएगा तब वो उस जाके उस बिजनेस के ऑर्गेनाइजिंग के बारे में सोचेगा। यानी कि वो बिजनेस का ऑर्गेनाइजिंग करेगा, मतलब कि उसकी शुरुआत करेगा। तो मैंने बोला ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख भी रहा हूँ, और जो बोला ना कि वहां पे सुनते सुनते याद करना है आपको। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप मैंने बोला तो आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ऐसा प्रोसेस नहीं है। एकदम ध्यान से दोनों। मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला कि नेक्स्ट फंक्शन प्लानिंग के बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। देखो यहाँ पे लिखा है, आफ्टर डूइंग द प्लानिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर इज ऑर्गेनाइजिंग। आ गया। सेकेंड पॉइंट में बोला, आफ्टर द सेलेक्टिंग गोल, जब प्लानिंग करेगा तो उसका गोल सेटअप हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव सेटअप हो जाएगा और उसका एम भी सेट अगर हो गया तो नेक्स्ट स्टेप वो क्या करना चालू का, ऑर्गेनाइज करना चालू करेगा अकॉर्डिंग टू द प्लान के हिसाब से कि प्लानिंग मैंने कैसे किया था, तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन करना वहां पे चालू करेगा।
इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज द टर्न इन द फ्यूचर। देखो, अगर मेरा बिजनेस है तो मैं बिजनेस हमेशा प्रेजेंट और पास्ट को लेकर नहीं सोचता, हमेशा फ्यूचर के बारे में देखूंगा। मान लो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूँ, तो मैं आगे देखूंगा कि मेरा फ्यूचर्स में क्या स्कोप होगा। क्या फ्यूचर्स में जाने के बाद मेरी कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी? क्या फ्यूचर में जाने के बाद मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स तो नहीं बन जाऊंगा? ये भी देखना पड़ता है। कंपनी अगर कोई चला रहा है तो प्लानिंग करेगा तो वो हमेशा फ्यूचर्स के बारे में सोचेगा, तब तो जाके वो ऑर्गेनाइजिंग करना चालू करेगा जब वहां प्लान होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा गया द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज बी डन इन द फ्यूचर वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस डिसाइड वे ऑफ मींस ऑफ अचीव व्हाट बी द प्लान। समझ गया? मतलब हमेशा मैनेजमेंट हमेशा पहले किसके प्लान करेगा? तो फ्यूचर के बारे में सोचता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगा? उसको डिसाइड करता है, ठीक है, कि जो हम प्लान कर रहे हैं वो किस तरीके से करो प्लान कि ऑर्गेनाइजेशन से मेरा क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने डिफिनेशंस दिया मोने और रेली ने। ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमंस एसोसिएशंस फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ द कॉमन पर्पस। किसी कॉमन पर्पस के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं हम लोग, तो हर एक ह्यूमन पर्सन के एसोसिएशन के लिए वो क्या होता है, जरूरी होता है। तो सबसे पहले प्लान करना जरूरी होता है, तब जाके ऑर्गेनाइजिंग करना जरूरी होता है। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि प्लानिंग का एक बार लेक्चर देख लीजिएगा आप, अगर आपको समझ, क्योंकि प्लानिंग से ही लिंक आपका ऑर्गेनाइजिंग का आता है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे इसके इंपॉर्टेंस, जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो उस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आज डिटेल सीखेंगे और हर एक पॉइंट्स को हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे को मैं बोल क्या रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप उसको एक बार ओन वर्ड में एक्सप्लेन करो खुद से, और उसी ओन वर्ड को आप लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जो पहला इंपॉर्टेंस है हमारा वो है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन हम लोग बोलते हैं ना, ये पर्सन इस चीज में स्पेशलिस्ट है, मतलब जानकार है, यही बोलते हैं हम लोग। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या बोलेंगे? अगर बोलूंगा कि ये डॉक्टर इस चीज में स्पेशलिस्ट है, तो हम वहां पे क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया। तो क्यों स्पेशलिस्ट है, उसका कुछ रीजंस तो है। या मैं बोला कि मैं इस चीज में स्पेशलिस्ट हूँ, तो उसका कुछ रीजंस तो होगा। अब देखो ध्यान से सुना, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर और एक कंपनी को लेकर सुनना वहां पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशलाइजेशन कैसे आता है वो ध्यान देना। ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशलाइजेशन कैसे आएगा वो मुझे देखना है। आपके फॉर्म में कैसे ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशलाइजेशन से एक वर्कर के अंदर आता है वो मुझे यहाँ पे ध्यान से देखना है, और ध्यान से वहां पे सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोगों ने पहले भी बोला था, जितने भी वर्क होते हैं उसको टोटल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किसमें? डिवीजन ऑफ वर्क आपने देखा था फर्स्ट में, हाँ वही आ गया। टोटल वर्क को ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब हर एक वर्कर्स को उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने क्या किया, उसको जॉब प्रोवाइड कर दिया। असाइन द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, मतलब उसके स्किल्स के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से मैंने क्या किया, टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसको और एक वर्कर्स को दे दिया। इतना समय गया। सेकेंड पॉइंट, इट ब्रिंग स्पेशलाइजेशन व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्म वन जॉब रिपीटली। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, इससे क्या होगा कि अगर कोई वर्कर, इससे क्या होगा अगर कोई वर्कर एक ही काम को बार बार करेगा, समझ गया? अगर कोई वर्कर एक ही काम को बार बार करेगा तो उस वर्कर के अंदर क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन आना क्या होगा, चालू हो जाएगा। अगर मान लो कि आप भी एक काम को बार बार कर रहे हो तो अब क्या होगा, उस चीज में स्पेशलिस्ट हो जाओगे, ठीक है। तो जब वो वर्कर्स एक ही काम को बार बार करेगा, मतलब उसको बोला ना कि हर एक पर्सन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और उसके हिसाब से, उसके जॉब के और उसके नॉलेज के हिसाब से उसको जॉब दे दो। अगर कोई अकाउंटेंट का अगर मिल गया जॉब, तो अकाउंट में वो क्या हो जाएगा, उसको बार बार अकाउंट का वर्क मिलेगा और वो इतना स्पेशलिस्ट हो जाएगा अकाउंट्स को लेके कि वो अकाउंट के कितने भी बड़ा से बड़ा ये हो बिजनेस को लेकर वो सब सॉल्व कर देगा। एक टेक्निकल कोई भी अगर वर्कर्स को अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम दे दो, टेक्निकल काम दे दो, तो वो क्या करेगा, कितना से बड़ा वर्क होगा, अगर वो एक ही वर्क को बार बार करेगा तो क्या होगा, उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। तो मैंने पहले पॉइंट में क्या बोला कि जितने भी टोटल वर्क होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और जो भी वर्कर्स होते हैं उसको अपने स्किल्स के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से काम दे दो। जब वो पर्सन, ध्यान दो यहाँ पे, जब वो वर्कर जॉब को बार बार रिपीट करेगा, मतलब वही काम को बार बार करेगा, तो क्या होगा, इट ब्रिंग स्पेशलाइजेशन व्हेन द इंडिविजुअल परफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म में, उस इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म में वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे,
रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर टास्क अलाउ द वर्कर गेन द एक्सपीरियंस, और उससे क्या होगा, वर्कर्स के अंदर नॉलेज ओपन होगा, एक्सपीरियंस होगा, और उस एरिया में वो क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। ये दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आप लिख सकते हो तो दोनों पॉइंट्स वहां पे लिख सकते हैं। समझ गया वहां पे। तो ये हो गया बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। एक बार आप देख लीजिए और खुद से बोलने की कोशिश करिए। टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और स्किल और नॉलेज के हिसाब से काम दे देना। दूसरा, जब वो वर्कर बार बार रिपीट वो काम करेगा तो उस फील्ड में वो क्या होगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा, उसको एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर जो टास्क रहेगा जो उसको मिलता रहेगा बार बार, उसमें क्या हो जाएगा, वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा। चलो अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, रोल क्लियरिटी, या उसको बोलते हैं डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अब आता है सेकेंड पॉइंट, रोल क्लियरिटी या डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। अब यहां समझिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे मैंने बोला कि मैनेजर्स असाइन टू जॉब क्लियरली डिफाइंड विद एग्जैक्टली एम्प्लॉय हैज टू डू। मतलब कहने का मतलब कि मैनेजर्स क्या होता है, अगर कंपनी में मैनेजर्स है उसको तो ऑर्गेनाइजेशन करना है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना ही है। तो उसने क्या कर दिया, हर एक वर्कर को जॉब प्रोवाइड कर दिया। क्या कर दिया, उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से वो क्या कर देगा, उसको जॉब प्रोवाइड करेगा। ध्यान देना यहाँ पे, रोल क्लियरिटी मतलब हर एक पर्सन को क्या देगा, रोल दे देगा, उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको रोल दे देगा, उसको जॉब दे देगा। ये लिखा है डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। समझिएगा वहां पे मैनेजर्स क्या करेगा, सबको जॉब असाइन कर देगा। मतलब कि सबको जॉब असाइन कर देगा कि किस वर्कर को कौन कौन सा काम करना है। समझ गया, मैनेजर जॉब असाइन कर देगा हर एक वर्कर को कि कौन से वर्कर्स को कौन कौन सा काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प टू पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब, आ गया, which can be done the selecting people of various department according to qualifications, skill और experience। ठीक है, मतलब उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से राइट पर्सन को राइट जॉब को कौन देगा, मैनेजर देगा, कि वो उस डिपार्टमेंट को क्या सके, अच्छे से चला सके। तो वही पॉइंट सेकंड में बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प इन पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब विच कैन बी टर्न टू सेलेक्टिंग पीपुल, ठीक है, फॉर वेरियस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग देयर द क्वालिफिकेशंस, स्किल्स एंड द एक्सपीरियंस। समझ गया, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा, जब वो मैनेजर जॉब असाइन करेगा तो राइट पर्सन को राइट जॉब देगा। ठीक है, उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके। समझ गया, दिस इज हेल्पिंग टू डिफाइन जॉब प्रॉपर्ली विद द क्लासिफाई द रोल ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है, इससे क्या होगा, हर एक पर्सन को उसके नॉलेज और स्किल्स के हिसाब से उसको जॉब क्लासिफाई हो जाएगा, और वो उसी चीज में क्या करेगा, काम को अच्छे से करेगा। समझ गए, यहाँ पे देखो पॉइंट्स आता रहेगा बीच बीच में, ऐसा नहीं कि देखो पीछे के जो पॉइंट्स है ना, हेनरी फॉयल्स आपने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जितने भी थ्योरीज पढ़े थे, वही सब चीज घूम घूम के आएगा, वही चीज, और उसी चीज को आपको लिखना है। बोलोगे सर ये चीज तो पढ़ ही लिया है मैंने। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, क्लियरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ क्लियरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप में क्या बोला जाता है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, या क्लियरिटी टू द वर्किंग रिलेशनशिप बोल सकते हैं वहां पे। अब देखो इसी से समझ में आ जाएगा वर्किंग रिलेशनशिप, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। आप लोगों ने हेनरी फॉयल्स में पढ़ा भी था। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मैंने वहां पे क्या पढ़ा था, कि एक एग्जांपल भी मैंने समझाया था कि जिस पर्सन को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उस पर्सन को क्या करो, आप अथॉरिटी भी दो कि वो काम को कर सके। एक एग्जांपल भी मैंने देकर समझाया था, मान लो ये पेन बनाना है, और इस पेन बनाने के लिए मैंने वर्कर्स को क्या दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, और ये अगर खत्म हो जाता है, अगर ये इसके रॉ मटेरियल्स अगर खत्म हो जाते हैं, तो मैंने उस पर्सन को अथॉरिटी नहीं दिया था कि आप ये जाकर रॉ मटेरियल्स लेकर आओ। तो वो वर्कर्स क्या करेगा, वहां पे काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी नहीं थी कि तुम जाकर ये रॉ मटेरियल्स खरीद के लाओ। तो यहाँ उस वाले हेनरी फॉयल्स में और इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लियरिटी का मतलब समझ में आया, क्लियर। ठीक है, अब देखो मैंने बोला अगर किसी वर्किंग रिलेशनशिप को कैसे क्लियर करना है, वर्किंग रिलेशनशिप को कैसे क्लियर, और ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं हम लोग, अगर बिजनेस को ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो किसी भी वर्किंग रिलेशनशिप को कैसे क्लियर करना है वो मुझे देखना है यहाँ पे। समझ गया वहां पे। तो मैंने क्या किया कि मैंने जॉब को क्लियर कर दिया।
सबके जॉब को क्लियर कर दिया और जॉब को परफॉर्म करने के लिए मैंने हर वर्कर्स को क्या कर दिया, एक अथॉरिटी दे दी। अथॉरिटी का मतलब क्या दे दिया, पावर दे दिया। कहानी है, समझिएगा, पावर दे दिया। तो जो इंडिविजुअल पर्सन है वहां पे, मैंने सब पर्सन की बात नहीं बोली, कुछ पर्सन को मैंने पावर दे दिया। तो जो इंडिविजुअल पर्सन है वहां पे, उनके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको रिपोर्ट नहीं करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसको ऑर्डर नहीं देगा। ये कंफर्म हो गया। समझिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि उसके अंदर मैंने जब मैनेजर्स ने क्या किया कि किसी एम्प्लॉय को एक अथॉरिटी दे दिया, कुछ एम्प्लॉय को उसने अथॉरिटी पावर दे दिया कि आपको ये काम करना है, तो इससे क्लियर हो जाएगा। देखो, किसी को सुपरवाइजर बना दिया, किसी को मैनेजर बना दिया, जैसे सेल्स मैनेजर हो गया या कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर हो गया, तो उसने उसको अथॉरिटी दे दिया, पावर दे दिया कि आप प्रोडक्शन का काम देखोगे, आप सेल्स का काम देखोगे, ये सब काम उसने कर दिया। तो अब उसके अंडर में जो इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे जो एम्प्लॉय वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो इससे ये सेट हो जाएगा कि कौन सा पर्सन को मुझे रिपोर्ट करना है, कौन से पर्सन का मुझे ऑर्डर सुनना है, कौन से पर्सन को मुझे रिपोर्ट करना है। समझ गए ना यहाँ पे? तो ये क्या हो गया, उससे वर्किंग का जो रिलेशनशिप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है, क्लियरली डिफाइंड हाउ मच अथॉरिटी एंड एंजॉय द डिफरेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, एवरीवन नो who will report and whom can the order। मैंने किसका कहना मानना है, ठीक है, और किसका रिपोर्ट मुझे देना है, वो चीज वहां पे क्लियर हो जाएगा। so that misuse the power does not take place। वहां पे पावर का मिसयूज भी नहीं होगा। well defined job and responsible where they bring the efficiency of managing work, जिससे प्रॉपर मैनेजिंग वर्क भी क्या होगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, वहां पे इंक्रीज होगी। दिस हेल्प टू द इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। देखो कितना इजी है, हमने कहानी बोला, आपने लिख दिया। समझ गए वहां पे? तो मैंने क्या बोला वहां पे, मैंने यहाँ पे ये बोला कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूँ, फिर से सुनो, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूँ, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैंने वर्कर्स में से किसी वर्कर को मैंने अथॉरिटी दे दिया, पावर दे दिया। तो जो उसके अंडर में या कुछ इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं जो काम करते हैं, तो उनको ये पता हो जाएगा किस पर्सन को मुझे ऑर्डर देना है या किस पर्सन का मुझे ऑर्डर लेना है, किस पर्सन को मुझे रिपोर्ट करना है, ये सब वहां पे क्लियर हो जाता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे मिसयूजेस नहीं होते हैं, किसी चीज का मिसयूज नहीं होगा और वहां पे अच्छे तरीके से जॉब का जो रिलेशनशिप होगा वो अच्छे से हो जाएगा और वर्किंग भी क्या होगी, अच्छे से होगी, जिसके द्वारा हमारा प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, वहां पे इंक्रीज होगा। इस पूरी कहानी का मतलब यही है। आपको थर्ड पॉइंट समझ में आ गया, क्लैरिटी एंड वर्किंग रिलेशनशिप। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब हमारा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनाइजिंग जब हम करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मुझे दिमाग में सोचना पड़ता है, जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूँ तो हमारा जो वर्क होता है वो ओवरलैप ना हो, डुप्लीकेट वर्क ना हो, मतलब कि बार बार वो काम ना हो। एक सिंपल एग्जांपल समझो कि अगर मैं किसी पर्सन को, अगर मैं एग्जांपल में मैंने प्लानिंग में बताया था कि प्लानिंग में अगर मैंने दो वर्ग, एक प्लान बना के करता है, एक नॉन प्लान के थ्रू करता है, तो जो आलसी इंसान था उसने क्या करता था कि वो दे देता तो बार बार वो काम रिपीट होते थे, डुप्लीकेट होते थे, उसमें टाइम लगता था, बहुत सारे काम होते थे। ये सब मैंने प्लानिंग में बताया था। तो वैसे यहाँ पे भी करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में नो ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशंस ऑफ वर्क बिकॉज मैनेजर क्लियरली डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट। अब ध्यान दो यहाँ पे, हम लोगों ने अभी सेकंड पॉइंट में पढ़ा था रोल के बारे में। हमने क्या देखा था कि जब हम लोगों ने सेकंड पॉइंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले सबके रोल्स को डिफाइन कर देता है कि इस पर्सन को ये जॉब करना है, उसके रोल्स अलग कर देता है कि इस रोल में ये पर्सन काम करेगा, उसके स्किल, उसके नॉलेज के हिसाब से उसको रोल प्रोवाइड कर देता है। अब इससे क्या होगा, रोल प्रोवाइड करेगा तो सबको एक प्रॉपर रोल दे दिया, तो उसके लिए उसको क्लियर करने के लिए अब देखो यहाँ पे लिखा गया जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से जॉब करेगा। देखते हो ना, जब जाते हैं तो आपको मिलता है, आपको ये मिलता है पूरा कि आपको ये जॉब करना है, तो उसमें पूरा एक लेटर मिलता है, लेटर हेड पे आपको कंपनी के लेटर हेड पे मिलता है कि ये एम्प्लॉय को ये जॉब दिया गया है।
अब इससे क्या होगा, उसका जॉब क्लियर हो जाएगा। जॉब क्लियर हो जाएगा तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दो या दो से ज्यादा लोग एक ही काम को एक ही वर्क को करें, बार बार करें, तो वहां पे क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। सुनिए यहाँ पे, अब मैं जो बोल रहा हूँ वहां पे लिखा गया कि ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जहाँ पे होंगे, ठीक है, ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन के वर्क नहीं होने चाहिए, नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मैनेजर्स क्या करता है कि सबके रोल्स को दे देता है, उसके रोल को उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से सबको प्रोवाइड कर देता है, और वो जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स में क्या करता है, लिख कर दे देता है। तो उससे क्या होता है कि नो चांसेस ऑफ सेम वर्क परफॉर्म द टू या मोर इंडिविजुअल, एक ही काम को एक दो या दो से ज्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। एवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प टू प्रिवेंटिंग द कंफ्यूजन, और उससे क्या होगा, कंफ्यूजन से भी बचा जा सकता है, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा जितने भी वेस्टेज रिसोर्सेज होते हैं वो भी क्या होते हैं, नुकसान नहीं होते हैं, जिसमें मटेरियल्स आ गए, फाइनेंशियल कोई काम हो गया, ये ह्यूमन रिसोर्सेज के जो भी काम हो गए, वो सब क्या होगा, प्रॉपर तरीके से होगा, वहां पे उसका कोई भी क्या होगा, वेस्टेज नहीं होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि मैनेजर्स उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से जॉब दे दिया, समझ गया वहां पे, और वो किस पे दिया, जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट समझ में आ गया सबको, क्या होता है कि कैसा डॉक्यूमेंट जिसमें उसके जॉब को क्लियरिफाई कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट में बोला कि एक इंडिविजुअल पर्सन दो या दो से जॉब को एक साथ नहीं कर सकता। तीसरे पॉइंट में बोला था कि इससे कंफ्यूजन दूर हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का जो कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है, और उसमें वेस्टेज जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे मटेरियल्स हो गया, फाइनेंशियल कोई भी काम हो गया, पैसे वैसे का हो गया, टाइम्स का हो गया, ठीक है, तो ह्यूमंस रिसोर्सेज के जो भी काम होते हैं वहां पे, वो सब क्या होते हैं, वेस्ट वहां पे नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। समझ गया सबको। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अभी आता है मेरा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, हर एक जितने भी पॉइंट्स है ना, हर एक दूसरे से ज्वाइंट है, जुड़े हुए हैं। आप सोचो अरे सर अभी तो मैंने ऊपर पढ़ा वही चीज, फिर यहाँ पे भी वही चीज लिखना, हाँ, लेकिन थोड़ा सा वहां पे समझना है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट पे चलो। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब मैंने क्या बोला कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा, पॉइंट समझ लो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कब होगा। बोलते ना हमारे स्कूल का एडमिन अच्छा है, कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो वर्कर्स है, अगर अच्छा वर्कर्स है तो उसको जब जॉब प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके नॉलेज के हिसाब से, देखो वही चीज आ रहा है ना, नॉलेज के हिसाब से या उसकी स्किल के हिसाब से आप क्या कर दो, उसको जॉब दे दो, तभी वो अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट वही आ गया है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड द क्लियर डिस्क्रिप्शंस ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज। मतलब वो आपको शुरू में ही वो डिस्क्रिप्शंस अच्छे से प्रोवाइड कर देता है कि आपको ये ड्यूटी, आपको ये जॉब अच्छे से करना है। समझ गया, ऑर्गेनाइजिंग का सबसे बड़ा रोल यहीं पे होता है इफेक्टिव। वो जॉब आपको पहले से क्लियर कर दिया कि आपको ये ड्यूटी और ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करना है, क्योंकि वो शुरू में तो आपको रोल दे दिया था। ठीक है, तो क्या बोला, दिस फंक्शन डिटरमाइन डिफरेंट पोजीशंस, डिपार्टमेंट, एक्टिविटीज एंड रोल्स ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जितने भी वर्कर्स होते हैं उस वर्कर्स को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दे देता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट दे देता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी दे देगा, और सबका रोल अलग अलग देकर उसका स्ट्रक्चर तैयार कर देता है। समझ गया, मतलब क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम चला रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी मैनेजर्स होता है वो क्या करेगा, हर एक वर्ष को उसको पोजीशंस बता देगा, उसका डिपार्टमेंट बता देगा, उसको क्या एक्टिविटी करनी है वो बता देगा, और उसका रोल भी क्या कर देगा, तैयार करके रखेगा। मतलब उसके जॉब को क्लियर डिस्क्रिप्शन दे देगा कि आपको ये जॉब, ये ड्यूटी करना है। अगर उसको एक्टिविटी के बेस में करना है तो एक्टिविटी वाला ही उसको करना रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ध्यान दो, इससे क्या रीजंस होगा, जब किसी पर्सन को, अगर उस पर्सन को राइट जॉब मिलेगा, राइट अथॉरिटी मिलेगी, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, तो क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा। समझ गया, तो थर्ड पॉइंट में यही लिखा गया है कि मैंने क्या बोला कि केयर देन व्हाइल प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब को मिल जाएगा तो उससे क्या होगा, वो क्या करेगा,
जितने भी डिविजन्स ऑफ वर्क मैनेजर्स ने डिवाइड किए गए हैं, वर्क को डिवाइड किया गया है कि इस वर्कर को ये काम करना है, इस वर्कर को ये काम करना है, तो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर्स को लेके वो क्या करेगा, सारे वर्क को अच्छे से क्या करेगा। तो ये ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब कि जब हमने प्लानिंग किया तो कैसे हम मैनेजर्स को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं, किस वर्कर्स को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि वो काम को कर सके। तो ये हो गया इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तब अच्छा होगा जब एक पर्सन अपनी अथॉरिटी लेकर अपने डिपार्टमेंट का, अपने पोजीशंस का, अपने एक्टिविटी का, अपने रोल का पालन करेगा। और जब हम कब का होगा, जब किसी पर्सन को हम राइट जॉब अगर प्रोवाइड करेंगे राइट पर्सन को, तो वो अच्छे से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर लेगा, निभा लेगा। अगर मान लो कि एक स्कूल है और स्कूल का एक प्यून है और उस प्यून को मैंने बोला कि जाकर प्रिंसिपल का पद संभालो, वो पढ़ा लिखा नहीं है, समझ गए, तो उसको एक पोजीशंस दे दिया, उसको एक डिपार्टमेंट भी दे दिया कि आपको एक प्रिंसिपल का डिपार्टमेंट आपको संभालना है, आपको रोल भी दे दिया कि आपको सारे टीचर्स को संभालना है। तो क्या उस पर्सन को मैंने राइट जॉब दिया? नहीं दिया। जब उसको राइट जॉब नहीं दिया गया तो वो अच्छे से अथॉरिटी, अपने पावर का यूज भी नहीं कर पाएगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभा पाएगा। जब अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पाएगा तो वो क्या होगा, कंपनी अच्छे से चलेगी नहीं चलेगी। तो ये हो गया इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गया सबको। अब आते हैं स्टेबलाइज कोऑर्डिनेशंस। अब आता है स्टेबलाइज कोऑर्डिनेशंस। कोऑर्डिनेशंस का मतलब सबको पता है, शुरू से पढ़ रहे हैं। अब ध्यान दें, यहाँ पे एक कहानी है, समझना। कोऑर्डिनेशंस कब अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशंस कब अच्छा होगा, एक ऑर्गेनाइज को लेकर सोचो कि जब वो मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, अगर मैं किसी कंपनी को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मतलब उसको खड़ा कर रहा हूँ, मैंने प्लान बना लिया, प्लान बनाने के बाद अब उसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो कोऑर्डिनेशंस कैसे मैं बनाकर रखूंगा। तो देखो उसने क्या किया, मैनेजर्स, देखो सब कुछ वहीं पे है। मैनेजर्स ने क्या किया कि देखो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया ऑर्गेनाइजेशंस में। मैनेजर्स ने क्या किया, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैनेजर्स ने क्या किया कि अपने हेल्प से, फंक्शन की हेल्प से उसने अलग अलग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बना दिया। जब उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया तो सबको अपनी अपनी पोजीशंस दे दिया। किसी को सुपरवाइजर बना दिया, किसी को मैनेजर बना दिया, किसी को प्यून बना दिया, किसी को वर्कर्स बना दिया, कुछ ना कुछ बना दिया। तो वो क्या सोचेगा कि इन सब के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। म्यूचुअल कोऑपरेशन होने का मतलब क्या हुआ कि बातचीत होनी चाहिए। तो जो डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप रहेगा वो अच्छे से करेगा। तो उसने जो कोऑर्डिनेशन, जो उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया, सारे डिपार्टमेंट को वो क्या करेगा, जोड़ के रखेगा। सारे डिपार्टमेंट को क्या करेगा, जोड़ के रखेगा। मतलब कि हर एक पोजीशंस का रिलेशनशिप क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। अब देखो कैसे पॉसिबल है ये। अगर मान लो कि एक सेल्स मैनेजर का सेल्स डिपार्टमेंट है और एक हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्या बिना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्या सेल्स डिपार्टमेंट प्रोसेस है, पॉसिबल है करना? जब वो प्रोडक्शन करेगा तो ही तो सेल्स करेगा। जब वो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो क्या वो सेल्स करेगा? नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा कि सेल्स डिपार्टमेंट और जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होने चाहिए, मतलब बातचीत होनी चाहिए। जब वो करेंगे ही नहीं तो क्या होगा, पॉसिबल होगा? नहीं होगा। सेल्स वाले ने बोला कि भाई मुझे 10 पेटी प्रोडक्शन दे दो, 10 आइटम बना दो, 100 यूनिट बना दो, तो प्रोडक्शन वाला क्या बोलेगा, नहीं 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 मुझे नहीं बनाना है, ठीक है मैं 50 ही बनाऊंगा। तो जब इन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल कोऑपरेशन अच्छे से नहीं होगा तो क्या वो हमारी कंपनी आगे चलेगी? नहीं चलेगी। तो ये काम किसका होगा, मैनेजर का होगा। मैनेजर के बीच में जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर हैं उन अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन स्टेबलाइज होना चाहिए, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर अच्छे से म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हो सकता है, स्मूथली अगर ये काम होगा, तो डिफरेंट लेवल्स के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या होंगे, अगर बातचीत करते हैं अच्छे से, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी प्रॉफिटेबल्स होगा या जितना भी प्रोडक्शन होगा या जितना भी प्रोडक्टिविटी होगा वो क्या होगा, अच्छे से होगा। तो मैंने क्या बोला, The functions help to stabilizing coordinations among the different department of organizations. ये तो मैंने बोल ही दिया। It's create clear cut relationship among the positions. Clear cut relationship का मतलब क्या? आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैंडल करो, आप सेल्स डिपार्टमेंट के हो तो सेल्स डिपार्टमेंट हेड करो, आप सुपरवाइजर हो तो सुपरवाइजिंग का काम करो, ठीक है।
आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले हो तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो वो हमारा होगा डिफरेंट क्लियर कट रिलेशनशिप, उसने बता दिया कि आप इस डिपार्टमेंट को, एंड इंश्योर द म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द इंडिविजुअल, और हर एक बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, मतलब बातचीत होनी चाहिए। coordinations between all department and different level of manager important smooth functioning the organization, अगर इन सब के बीच में सारे डिपार्टमेंट के बीच में अगर जो डिफरेंट लेवल के जो मैनेजर्स हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर बोला, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर बोला, या मैंने बोला वहां पे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैनेजर्स बोला, तो इन दोनों के बीच में स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब ये कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा तो प्रोडक्शन भी हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। समय के पॉइंट्स, स्टेबलाइज कोऑर्डिनेशन, तो ये 3 पॉइंट्स मुझे वहां पे लिखना है। अब देखो, अब 7th पॉइंट आता है हेल्पफुल ऑफ ग्रोथ एंड द डिवर्सिफिकेशन। अब ध्यान दो, यहाँ पे ग्रोथ का मतलब से तुम क्या समझते हो, बढ़ना, इंक्रीज। अब देखो, अब ऊपर से चलो, सारे पॉइंट्स को लेकर मैंने कलेक्ट किया और इसमें छोड़ दिया। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था कि सारे वर्कर्स को अपने लेवल के हिसाब से क्या कर दो, जॉब प्रोवाइड कर दो, यही बोला गया था। मतलब कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड द डिपार्टमेंट, मतलब कि हर एक वर्कर्स को क्या करो, उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से जॉब प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि स्पेशलाइजेशन, मैंने क्या बोला था वहां पे कि जब वो पर्सन को प्रॉपर जॉब मिल जाएगा, जब उस पर्सन को प्रॉपर जॉब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा। जब वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा तो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा तो क्या करेगा, देखो यहाँ पे इंप्रूव इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कि अगर वो क्या हुआ कि अच्छे से काम करेगा, तो वहां पे कहने का मतलब जब वो अच्छे से काम करेगा तो जो गलतियां होनी चाहिए वो होंगी नहीं होंगी, मतलब गलतियां होने के चांसेस भी क्या रहेंगे, कम होंगे। जब गलतियां होने के चांसेस कम रहेंगी तो ओवरलैपिंग होगा नहीं होगा, ओवरलैपिंग का भी प्रोसेस नहीं होगा। जब ओवरलैपिंग का प्रोसेस नहीं होगा तो यूटिलाइजेशन का काम अच्छे से होगा। समझ गए ना वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, देखो सब कुछ को बोल रहा हूँ, डिवीजन ऑफ वर्क मैंने कर दिया, हर एक वर्कर्स को अलग अलग जॉब प्रोवाइड कर दिया, उसके स्पेस, तो वो क्या होगा, जब वो एक ही काम बार बार करेगा तो क्या होगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। जब स्पेशलिस्ट हो जाएगा तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, मतलब काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो जो गलतियां होनी चाहिए होंगी नहीं होंगी। जब वो गलतियां नहीं होंगी तो क्या होगा, अभी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बोला, ठीक है। तो जब उसमें गलतियां नहीं होंगी तो उसमें ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन क्या होगा, ज्यादा नहीं हो, मतलब यूटिलाइजेशन क्या होगा वहां पे ज्यादा, मतलब वो लोग गलतियां नहीं करेंगे तो वहां पे यूटिलाइजेशन मतलब वेस्टेज प्रोडक्ट वहां पे ज्यादा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, तब यहाँ पे देखो क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से दिया, कोऑर्डिनेशन अच्छे से हुआ, किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में या मैनेजर्स के बीच में, कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, पर्सनल यूजेज ऑफ एप्रोप्रिएट कंट्रोल द टेक्निक एंड वर्क प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ वेल। हो गया ना वही बात कि जब ये अच्छे से होगा तो क्या होगा, और सबको अगर आपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से दे दिया, देखो सब ऊपर से पॉइंट है ना, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से दे दिया, कोऑर्डिनेशन सबके बीच में अच्छे से होगा, हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपस में अच्छे से म्यूचुअल कोऑपरेशन रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ होगा तो इट हेल्प द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, तो उससे बिजनेस भी हमारा क्या होगा, ग्रोथ होगा। आगे समय तो कितना इजी पॉइंट्स है, ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट पॉइंट, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब इसको मुझे देखना है, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्रिएटिव सेंस एंड सिक्योरिटी, ध्यान दो, क्रिएटिव सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट समझना। सिक्योरिटी आपने ऊपर भी देखा था कि बोला था ना प्लानिंग में सिक्योरिटी क्या होता है, या हेनरी फॉल में भी देखा था सिक्योरिटी क्या होता है कि पर्सनल जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए जॉब को लेकर, कि मैं इस जॉब से क्या हूँ, सिक्योर हूँ। आप उसे डांट रहे हो, गलती कर देने की उसका ट्रांसफर कर दो, यही चीज हुआ था ना। अब देखो यही चीज सेम पॉइंट है, ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लासिफाई द जॉब पोजीशन, देखो वही पॉइंट आ गया, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए सबके जॉब पोजीशन को आप क्या कर दो, क्लासिफाई कर दो कि ये जॉब इस पर्सन के लिए है। देखो सब पॉइंट में वही है, जॉब 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 पोजीशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ वही है, ठीक है। इट क्लियरली स्टेटेड ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, हर एक पर्सन को ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, ऊपर भी वही था। एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, ध्यान दो, एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, क्लियरिटी इन द जॉब, मतलब हर एक का वर्क आप क्या कर दो, क्लियर कर दो, उसके पावर को क्लियर कर दो। अगर उसके पावर को क्लियर कर देते हो तो उसके बीच में क्या होगा,
मेंटल सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो अपने आप को सिक्योर पाएगा। कैसे कैसे पा सकता है? आपने जब उसको मैनेजर बनाया तो आप उसको बना कर रखो कि ये हम मैनेजर से कंपनी के, हम सेल्स मैनेजर हैं या हम वर्कर हैं। तो आप उसको बताओ कि आपका पावर ये है, आपकी अथॉरिटी ये है, आपकी ड्यूटी ये है। जब उसको आप ये बता के रखोगे तो वो काम उस लेवल पे करेगा, वो अलग नहीं जाएगा ना। अब आपने प्यून, स्कूल है, कॉलेज है, तो आपने प्यून को आपने बोल दिया कि आप प्यून का काम करो। जब आपने उसको बताया नहीं कि तुम प्यून का काम करो, तो कभी टीचर भी बन जाएगा। वो अपने जो प्यून का काम है कि ये काम तुम्हें करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको निभाना है, नहीं, वो उठेगा बच्चों को भी संभालना सुधारना चालू कर देगा। जब संभालना और सुधारना बच्चों को चालू कर दिया तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं है। तो जब ये काम वो नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, काम नहीं है, तो क्या होगा? बच्चे क्या होंगे? गुस्से हो जाएंगे। जब बच्चा गुस्सा हो जाएगा तो सीधे वो कंप्लेन किसको करेगा? प्रिंसिपल को करेगा या सुपरवाइजर को करेगा। तो प्रिंसिपल क्या करेगी? प्यून को बुलाएगी, बुला के क्या करेगी? फटका लगा देगी या डांटेगी। तो जब डांटेगी तो क्या होगा? वो वहां से जॉब छोड़ कर जाना ही है उसको, क्योंकि वो या चाहे उसको निकाल देगी। तो वही कहने का मतलब है कि हर एक पर्सन को पहले से क्लियर कर दो कि आप इस पोजीशन पे हो और आपकी पावर ये है, आपको यही काम करना है, आपको यही काम करना है। तो उसको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, एक मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मुझे ये अथॉरिटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मुझे ये काम करना है। तो अपने आप को क्या पाएगा? सिक्योर पाएगा कि मैं, मुझे दूसरे जगह पे दूसरे काम नहीं करना है। ऐसा क्या होता है, कभी कभी हम काम कराते हैं, बोला कि ये काम तुम्हें करना, उसके बदले में हम दूसरा काम भी कराने लगे, तो वो क्या होता है, वो चीज नहीं कर पॉसिबल है। अगर मान लो कि मुझे बोला कि ये 100 प्रोडक्शन करना है, तो उसने प्रोडक्शन का यूनिट बनाना चालू किया। अब उसको तुम बोल दोगे कि जाकर इसको पैकिंग भी करना है, तो नहीं, पैकिंग डिपार्टमेंट अलग है। तो वो क्या करेगा? उसी को लेकर करे, यार एक का पैसा देते हो, दूसरे का कैसे दे रहे हो यहाँ पे? तो वो चीज में सिक्योर नहीं होगा, मतलब सिक्योरिटी उसके अंदर नहीं आएगी, तो नहीं होगा, तो वो काम को क्या कर देगा? छोड़ेगा। तो क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसके माइंड में फिट करो कि तुम इस जॉब के लिए सिक्योर हो, अच्छे हो, तुम्हारी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अच्छी है, इस पोस्ट के लिए अच्छी है, तो वो क्या करेगा? अच्छे से काम को करेगा। ठीक है? तो वर्कर्स के बेस पे ही, वर्कर्स जब रहेंगे तो ही कंपनी चलेगी, अगर वर्कर्स नहीं रहेंगे तो कंपनी चलना मुश्किल है। ठीक है? तो ये हमारे पास 8 पॉइंट है जो आपको समझना, वहां पे लिखना है। तो वही चीज यहाँ पे भी मैंने पॉइंट्स को लिखा गया है, जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए शुरू से 8 पॉइंट को, कि 8 पॉइंट अपने को एग्जाम में लिखने ही लिखने हैं 8 पॉइंट आपको। तो मैं 8 पॉइंट आपको पूरा समझा कर दे भी रहा हूँ। ठीक है? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के दीजिए, और यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, वहां पे भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, जिसके द्वारा हमारा वीडियो जो हो आगे आने वाला वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।